नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी, मेरे साथ है आशीष सिन्हा। आपका बुलेटिन में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर सीएम धामी पहुंच गए हैं। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तबाही का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। 2 दिन उत्तरकाशी में ही रहेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी 2 दिन उत्तरकाशी में ही रहेंगे। भारी तबाही हुई है, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसका जायजा लेने के लिए सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने और समझने की जरूरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जो कल आपदा आई थी, उस आपदा के बाद किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, जो लोग बचाए गए हैं उनको कैसे महफूज ठिकाने पर रखा जाए, आपदा कैसे हुई, नुकसान कितना हुआ, इन सब का जायजा लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसी बीच 4 धाम की जो यात्रा है उसे भी फिलहाल 24 घंटे के लिए रोका गया है। उत्तराखंड में आज भी मौसम में बारिश के आसार बने हुए हैं। कमोबेश हल्की बारिश भी हो रही है, इसलिए आप छाता भी देख रहे होंगे। पुष्कर सिंह धामी के पास अपने हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे हैं। 2 दिन के उत्तरकाशी के दौरे पर हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि तबाही कितनी भयानक थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, स्थिति क्या बनी हुई है इसका जायजा खुद वहां पर पहुंचकर ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त रेस्क्यू में तमाम टीमें तैनात है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तबाही की तस्वीर है। ITBP, NDRF, SDRF, क्या मलबा है, सड़कें टूट चुकी है, लोग प्रभावित हुए हैं, 50 से ज्यादा लोग लापता है और जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार यहां पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। नदी नाले सब उफान पर है। बादल फटने के बाद इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों को कैसे राहत शिविर पहुंचाया जा रहा है। NDRF, SDRF, ITBP, सेना के जवान, सेना के हेलीकॉप्टर्स, स्थानीय लोग तक तैनात हैं वहां पर लोगों को बचाने के लिए। 2 दिन तक उत्तरकाशी में ही रहेंगे सीएम धामी। क्या स्थिति बनी हुई है इसका जायजा लगातार लेते रहेंगे। राहत शिविरों में भी पहुंचेंगे। जो लोग वहां पर सुरक्षित हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो लोग लापता हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। बड़ा ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है। इस स्थिति को काबू में रखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए खुद सीएम धामी वहां पर पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अभी की सिचुएशन क्या बनी हुई है और जो लोग लापता हैं उनको किस तरह ढूंढने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था है। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जो लोग लापता हुए हैं उनको किस तरीके से ट्रैक किया जाए, इस पर भी पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। तीसरी अहम बात यह है कि जो 10 फीट नदी थी वो अचानक 30 फीट की हो जाती है और ये सैलाब ये बताता है कि उत्तराखंड में त्रासदी किस तरह से आई है। दूसरी जो तस्वीर, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है आज अपाचे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जो है वो किया जाएगा। केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। धराली के रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और धराली के रास्ते में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात को मानते हैं कि कई इलाकों से जो संपर्क है वो टूट गया है और इन संपर्कों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, लोगों को किस तरीके से राहत दी जाएगी, लोगों को किस तरीके से मदद दी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अभी 130 लोगों को बचाया जा चुका है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, समझिए क्या स्थिति बनी हुई है। उत्तरकाशी में क्या है, मलबा हर तरफ आपको नजर आ रहा है। बादल फटने से बहुत बुरा हाल हुआ है। कई रेस्टोरेंट्स, घर, एयरबीएनबीज, होटल्स, होम स्टे सब इस भारी तबाही में डूबते हुए, बहते हुए नजर आ रहे हैं। कैजुअलिटी का क्या आंकड़ा है इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि ये जरूर है कि कई इलाकों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। 130 लोगों को बचाया गया है कुदरत के इस प्रकोप से। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने का काम लगातार टीमों की तरफ से जारी है। जानकारी ये मिल पा रही है, सीएम धामी ये कह रहे हैं कि कई इलाके हैं जिनसे जो संपर्क है वो टूट गया है, संपर्क हो ही नहीं पा रहा है। जो रोड्स है वो भी उन पर मलबा है, उनको हटाने का काम लगातार जारी है।
अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की भी संभावना यहां पर लगातार जताई जा रही है। कई इलाकों में बारिश हो भी रही है। हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गाँव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। तो हर संभव सहायता के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। खुद सीएम धामी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी पर चर्चा भी करेंगे, क्या हालात है, कैसे ये हालात बनते हैं, ये भी समझने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ग्रुप कैप्टन है यूके देवनाथ उड्डायन, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुनील कौशिक है। स्वागत है आप दोनों का सर हमारे इस शो में। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, बादल फटना जिसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, क्या इसकी वजह रहती है सर? क्यों अचानक से, और खास तौर पर हम उत्तराखंड और हिमाचल में ही ये देखते हैं, पहाड़ी इलाकों में ही ये देखने को मिलता है कि जब भी बारिश जोर होती है, तेज होती है, अचानक से बादल फट जाता है। क्या इस बात का अंदेशा किसी डिपार्टमेंट को पहले नहीं लग पाता है? जी हाँ, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने का जो फिनोमेना है, सिंपल भाषा में कहूँ तो एक खास तरह के बादल होते हैं जो कि इस मौसम में आ जाते हैं। पहाड़ों में क्या होता है कि जो मानसून की बादल की हवा होती है जिसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वो पहाड़ों को हिट करने के बाद ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो उसमें आर्द्रता और ज्यादा घनी, डेंस होती रहती है। हम देखते हैं कि काले काले बादल हो जाते हैं। टेक्निकल भाषा में इन्हें कहते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। तो ये सीबी क्लाउड जो होते हैं, जब ये बारिश शुरू करते हैं तो अचानक से बारिश की जो बौछार है बहुत तेज हो जाती है।
इसमें खास बात ये होती है कि बौछार जो है महज कुछ मिनटों के लिए होती है, लेकिन कुछ मिनटों में ही एक सीमित एरिया के अंदर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है जो कि आमतौर पर एक महीने में होती है। उस पर अगर जमीन में भी उस वक्त ऐसी व्यवस्था हो कि जहां बादल फटा वो एक बाउल शेप है, यानी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक कटोरे जैसा है, तो जितना पानी बरसा वो एक कटोरे की तरह बहकर एक ही जगह पर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में, हिमाचल में भी कई जगह क्या होता है, जब ये कटोरेनुमा बाउल शेप्ड घाटी में पानी जमा होना शुरू हो जाता है तो ऊपर से पहाड़ लुढ़कते हैं, कीचड़ आता है और ये जो डेब्रीज होती हैं कहीं कहीं छोटा सा बांध बना लेती हैं। ये बांध जो है इसके पीछे पानी का लेवल बढ़ता रहता है। पानी जब 10, 15, 20, 25 फुट ऊंचा हो जाता है तो अचानक बांध को तोड़कर नीचे की तरफ बहुत ही आवेग से, बड़े जोर से बहने लगता है। यही कल हमने उत्तराखंड में दिक्कत ये आ रही है कि इन चीजों को मेट्रोलॉजिकल सेक्शन एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। उनको बहुत हाई लेवल रेडार्स दिए गए हैं, बहुत हाई लेवल कंप्यूटर्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तक दुनिया में कहीं पे भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है जो कि बादल फटने की घटना को 100% सही तरह से पहले से ही एक पूर्वानुमान दे सके। यूके दोनाथ, इसमें दिक्कत ये भी आती है कि वो एक जगह ये तो बता सकते हैं कि ये बादल सारे जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन बादल किस तरफ जाएगा, यानी किस तरफ फटेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना लगभग अभी आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, या फिर कहें कि ना के बराबर है। लेकिन एक वजह और भी ये मानी जाती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो नमी है, नमी की वजह से जितनी भी बूंदें हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। तो क्या इसके पीछे इस वजह को भी माना जा सकता है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो बहुत बड़ा उनका मानना है अभी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में बादल फटने की घटनाएं या जो बादल हैं उनका जो टाइप है। देखिए, पहले पहले हम देखा करते थे कि हल्के बादल हुआ करते थे, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्ट्रेटस, यानी सफेद सफेद बादल होते थे, चादर जैसी बादल होते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जो बादल हैं ये ज्यादातर आप देखेंगे काले काले बादल होंगे और उनका एक स्ट्रक्चर होता है, यानी वो जैसे बड़ा सा गुब्बारा होता है और वर्टिकल डेवलपमेंट ज्यादा होने लगी है बादलों में। एक बादल इतने बड़े बड़े बनने लगे हैं कि उनका निचला लेवल तो जमीन से 2000-3000 फीट ऊंचा होगा, लेकिन जो उसका टॉप पोर्शन है वो ऊंचाई में जाते जाते 20,000-30,000 फीट तक जाता है। तो जब उसमें प्रेसिपिटेशन चालू होती है तो बड़ी बड़ी बूंदें बनती हैं। एक और रीजन ये मैं बता दूं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है कि हवा का जो पैटर्न है पहाड़ों में या मीडियम ऑल्टीट्यूड में या हाई ऑल्टीट्यूड में वो भी डिस्टर्ब हो गया। पहले पहले हम सोचते थे कि ऐसे समय में मानसून की जो बादल आएंगे उनका रुख होगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगह पर जैसे हाइट्स में 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पे पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न देवनाथ जी है ही। सुनील कौशिक जी, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि पिछले 4 साल में वर्ल्ड का जो दुनिया का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या रीजन हो सकता है? क्या क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है? क्या आपको ये लगता है कि पहाड़ों में जो पेड़ों को काट कर कंस्ट्रक्शन किया जाता है उससे भी वो कमजोरी आ सकती है? निश्चित तौर से वनों की कटाई तो हो ही रही है। कई जगह हम देख रहे हैं कि जंगलों में आग लगती है। उत्तराखंड में आप देखते होंगे कि लगभग हर वर्ष आग लगती है और वो महीनों महीनों आग जलती रहती है। उसका कोई एक ऐसे उपाय सरकार के पास नहीं है, हम लोगों के पास, तत्काल उसको बुझाया जा सके। तो जब महीनों महीनों तक आग जलती रहती है और ये बारिश का इंतजार होता है कि जब बारिश होती है तभी वो ठीक से बुझ पाती है, बंद हो पाती है। तो अब उसका सुनील जी, मैं आऊंगी आपसे उस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी की जहाँ पर तबाही हुई है। ये तस्वीरें सीएम धामी की है जो हवाई सर्वेक्षण ले रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं और समझने की कोशिश बहुत ही ऊंचाई से कर रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है, कौन सी वो जगह है जो प्रभावित है, कितने सारे होटल्स, होम स्टे, घर इस तबाही में, मलबे में इस वक्त बह चुके हैं, डूब चुके हैं। 50 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है लापता
जाता है। स्थिति नदी नाले उफान पर है, कितने एमएम बारिश हुई है और उस बारिश के पानी से बाढ़ कितनी ऊपर तक पहुंची है, क्या सेफ्टी के मेजर्स है, आने वाले वक्त में उन इलाकों को कैसे खाली कराया जाए, इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए, हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तरकाशी में इस वक्त क्या सिचुएशन ग्राउंड पर बनी हुई है और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से इलाके हैं जो प्रभावित आने वाले वक्त में और ज्यादा हो सकते हैं। तो तबाही की तस्वीर जो कल हुई थी, कई सारे लोग इसमें इस मलबे में ही डूब चुके हैं। क्या नंबर है वो फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन सुनील कौशिक जी, जब ये तस्वीरें, जब ऐसी खबरें सामने आती है तो डर लगता है। आप ये सोचिए, क्या कोई कैजुअलिटी हुई है या कितनी हुई है, इस पर अब तक कोई आंकड़ा स्टैट सामने नहीं आ पाया है। सुनील कौशिक, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ, जी बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में तत्काल या कुछ घंटों में बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है और उसका घूमने का जो स्थान है पहाड़ों में, ज्यादा पहाड़ों में चला जाएगा, कहीं कहीं ऐसे इस तरह ग्लेशियर बने हुए हैं जो साइड में भी चले जाते हैं। तो निश्चित तौर से जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत जल्दी बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, अब जल्दी ही स्थिति सामने आ जाएगी, कितने लोग गायब हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन बार बार ये देखना पड़ेगा भारत सरकार को भी, उत्तराखंड सरकार को भी, कि 2023 में हुआ, 2024 में हुआ, फिर 2025 में हो रहा है, आखिर में रोक क्यों नहीं लग पा रही है। आप देखेंगे कल के वीडियो बहुत विचलित करने वाले थे कि जहां पानी का बहाव आ रहा है वहां साइड में कितने मकान बने हुए हैं, होम स्टे बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, खुद के रहने की रेजिडेंशियल स्थिति बनी हुई है। तो आखिर में इनको अनुमति कैसे मिल रही है, ये सब स्थिति आप देखेंगे वीडियो से क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं जबकि लापरवाही सुनील जी, जो धराली है वो फ्लड प्लेन में बनी हुई है, उसके बावजूद धराली में अक्सर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में, जो नदी 10 या 30 फीट की होती है, वहां पर 10 फीट की नदी पहले आती है वहां पर, और उसके आसपास घर है, मकान है। जाहिर तौर पर प्रकृति के साथ खेलेंगे तो प्रकृति अगर आपके साथ कुछ करती है तो फिर कमोबेश यही स्थिति होती है। देखिए गंगा नदी के किनारे आप देखेंगे ना, तो जहां वहां ये है कि 30 मीटर तक दोनों तरफ कुछ नहीं बन सकता, 30 मीटर लेफ्ट, 30 मीटर राइट। लेकिन आप जनरली देखेंगे तो 5 मीटर का भी स्थिति ऐसी नहीं है ना बने हो। तो निश्चित तौर से हम लोग भी उत्तरदायी हैं इसके लिए, सरकार को भी दोषी देने से पहले, कि ऐसे परिदृश्य देखने के लिए लालायत रहते हैं कि जो चीजें हो रही हैं। अभी ये जो चौड़ाई है ना सुनील कौशिक जी, ये 30 मीटर ही है। बादल फटने के बाद ये जो चौड़ाई है ना, ये 30 मीटर ही है। अभी तक जो आसपास बने थे वो 10 मीटर के दायरे में बन गए थे। बिल्कुल, लेकिन नियम ये कहता है कि जो चौड़ाई जहां खत्म हो रही है उससे 30 मीटर दूर जाकर के बनेंगे, 30 मीटर दूर जाके और बनेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो आप देखिए कि वहां जो स्थिति है निश्चित तौर से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और इसके लिए सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए हम लोग ही उत्तरदायी हैं। सरकार को दोष देना तो ठीक है कि सरकार समय रहते हुए ये नहीं उपाय कर पा रही है, लेकिन हम लोग अधिकतर उत्तराखंड में देखेंगे कि एनसीआर के अधिकतर लोग वहां जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और उनको वही होम स्टे चाहिए। क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जंगलों में आग लग जाती है और उसका कोई हल नहीं निकल पाता है। देवनाथ जी, कैलिफोर्निया में भी, कैलिफोर्निया के जंगलों में कितनी भीषण आग लगी थी, आपने देखा होगा। लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह आग लग रही है और कब वो आग उनके घर तक दस्तक दे रही थी, लोग वहां से भाग रहे थे। ये सिचुएशन सिर्फ भारत नहीं, फॉरेन में भी होती है। आपको क्या लगता है इसका क्या हल होता है? क्योंकि लगातार बचपन से ही हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, हमारी किताबों में होता है कि आपको वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि नेचर को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसा ही विकराल रूप नेचर लेता है? पेड़ों की क्या भूमिका होती है और क्या करना चाहिए, क्या इसका सुझाव होना चाहिए? देवनाथ जी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर जंगलों को बचाना पड़ेगा। नेचर तो अपनी तरफ से ही बहुत सारे वृक्ष पौधे हर साल लाखों करोड़ों उगाती है, लेकिन हमारा भी उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि टाउन प्लानिंग में हम ऐसी जगह को चिन्हित करें और वहां पर वृक्षारोपण करें, ताकि जो बड़े पेड़ होते हैं वो जमीन को अपने जड़ों से पकड़ के रह सके। देखिए क्या होता है कि
एक साइकिल होता है। जब गर्मियों का मौसम आता है और सूखे जैसी हालत पड़ जाती है, तब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर क्या होता है कि सब कुछ सूख जाता है। जमीन पर सूखी घास हो जाती है, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जिनकी ऊंचाई 2 फीट 3 फुट होती है वो सूख जाते हैं। तो अगर कहीं से भी उनको गर्मियों के मौसम में, मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मई जून की, कहीं से भी एक भी चिंगारी अगर उनको मिल जाए, चाहे वो मनुष्य द्वारा कोई फेंका हुआ बीड़ी या सिगरेट या माचिस हो, या समझिए प्राकृतिक कारण हो कि बिजली चमकी और जमीन में आग लग गई, फिर वो आग फैलती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि जो गांव के लोग हैं, छोटे छोटे कस्बे के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि अपने को जब वो जंगल में जाते हैं पशुओं को चराने के लिए, तो वहां पर कोई आग ना जलाएं। होता क्या है कि जब चरवाहे पशु चराने के लिए ऊपरी इलाकों में जाते हैं तो चाय बनाने के लिए छोटी सी आग चालू कर लेते हैं। अब चाय बन गई, फिर पशु को लेके आगे चल गए, वो जो चिंगारी रह गई उसको हो सकता है एक दो छोटी चिंगारी रह गई जो रात में हवा चलने के साथ ही सुलग गई। तो उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे कि अप्रैल मई जून की आपको चेन नजर आएगी रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो कि पहाड़ के बेस से चालू होकर ऊपर तक जलती रहती है। एक बार जब ऐसी आग चालू हो जाती है तो उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी देश के लिए, पश्चिमी देशों के पास, कनाडा और अमेरिका में भी इतनी मैन पावर या इतनी इक्विपमेंट, इतने संसाधन नहीं होते कि इनको ऐसी आग एक बार शुरू होने के बाद बुझाई जा सके। तो पहली कार्रवाई तो यही है कि जो लोग गांव में जंगल की तरफ जाते हैं वो अपने साथ माचिस ना लेकर जाएं। जी, ये एक बहुत अहम बात है। बड़ी बिल्कुल बात है आशीष। यूके देवनाथ जी, लेकिन कंचन, यहाँ पर केवल पेड़ लगाने से मुझे लगता है कि चीजें का समाधान हो पाएगा, ये संभव नहीं है। हमने जो जंगल का इकोसिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ की है। वहां पर जो जंगली जानवर हैं वो अपने रहने के लिए अब ठिकाने ढूंढ रहे हैं। जंगल के इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने पर भी, सुनील कौशिक जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा, कमोबेश इस तरह के हालात होते हैं क्योंकि प्रकृति ने अपने हिसाब से वो जंगली जानवरों को वहां रखा है। चाहे आप हाथी ले लीजिए या दूसरे जानवर ले लीजिए जो पेड़ पौधे खाते हैं या फिर जो जंगली जानवरों को खाते हैं, तो इकोसिस्टम यहां पर छेड़ा गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ये तो मैंने पहले ही कहा कि हम सब लोग इसके लिए दोषी हैं। सरकार को ही दोष देना ठीक नहीं है। हम लोगों को भी पर्यावरण के प्रति अपना उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा। केवल हम जाएं और एंजॉय करके वापस चले आएं और सब चीज़ें ध्वस्त हो जाएं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अब जैसे वनों की कटाई है, आपने कहा कि निश्चित तौर से वहाँ जो चीज़ें रही हैं कि आप आवास बनवा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं, होम स्टे बनवा रहे हैं केवल पैसे के लिए, और वहाँ जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो बहुत दूर होते चले गए। दूसरा, आप देखेंगे कि कंक्रीट की संरचनाएं वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो पानी कहीं ऊपर से आया और आपने कंक्रीट को यहाँ बना दिया और अंदर से पानी आ रहा है, उसको खोखला कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि अंदर सब क्या चल रहा है पहाड़ों में। तो कंक्रीट की संरचना जो शहरीकरण के साइड में जो जो नदी आ रही है उनके आसपास जो आपने की है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। प्लास्टिक और कचरे को आप देखेंगे कि वहां डाल देते हैं हम, तो कहीं रुकावट क्या होती है कि प्लास्टिक और कचरा हमने डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी डल गई तो पोला रह गया, वहां बारिश के समय में पानी बहुत इजीली चला जाता है। फिर वो एकदम जब सारा पानी भर जाता है होल के साथ, फिर प्रेशर के साथ वो बाहर निकल के आता है। तो कई ऐसे कारण हैं जो हम सब लोगों को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। सुनील कौशिक जी, चलिए, जैसे आपने प्लास्टिक का जिक्र किया, सरकार की तरफ से तो है ही, प्लास्टिक बैन है, से नो टू प्लास्टिक है, सरकार अपनी स्कीमें लाती है, सरकार अवेयरनेस करती है, लेकिन सुनील कौशिक जी, इसमें आपको क्या लगता है हमारा, आपका, आम जनता का कितना बड़ा रोल होना चाहिए? कि ठीक है, क्योंकि अप्रैल मई जून गर्मी रहती है और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर पूरा बारिश का महीना रहता है, इसी बीच बच्चों के वेकेशन भी होते हैं, एनसीआर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं, बारिश होती है, वहां से वापस लौटते हैं। आम जनता का कितना अहम रोल होता है ये समझने के लिए कि पहाड़ी इलाकों में जब आप जाए, जिसका जिक्र देवनाथ जी भी कर रहे थे कि जंगल में आप माचिस मत लेकर जाइए, कहीं आप जा रहे तो आप प्लास्टिक इस तरह थ्रो मत कीजिए, प्लास्टिक का कंजम्पशन ही नहीं होना चाहिए। तो इसमें आम जनता के अवेयरनेस का कितना बड़ा रोल होता है सुनील कौशिक जी? तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि हम सब लोग उसके लिए उत्तरदायी हैं। केवल ये नहीं है कि सरकार ने नियम बना दिया और दंडित आपको करेंगे, और दंडित करने के कारण आप उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एंजॉयमेंट के लिए वो सब कुछ आप कर रहे हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, आपके प्रदेश के लिए वो ठीक नहीं है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रात को बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और आग जला करके हम लोग
अपने हाथों को सेक रहे होते हैं। और सुबह उठे हम लोग चले आए आराम से, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। पानी की बोतल का मैंने जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक की चीजें जो हम वहीं डालाते हैं। और आप देखेंगे गर्मियों में कि एक जन सैलाब उमड़ता है पहाड़ों की तरफ, तो एनसीआर नहीं, बड़े बड़े शहरों से उधर जाता है, और फिर वापस लाखों की संख्या में 10-10 घंटे जाम में फंस जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जाना और फिर वापस आना, मुझे लगता है कि एक सुनील सफाई कौशिक जी, अभियान। जाना आना तो ठीक है, लेकिन जो एनसीआर के लोग जाते हैं या महानगरों से लोग जाते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमें रिवर साइड कोई होम स्टे मिल जाए, कोई होटल मिल जाए या रिजॉर्ट मिल जाए, महज कुछ कदम चलना हो और नदी हमारे पास आ जाए, या यूं कहें कि वो नदी के पास ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, जिस तरह का इंक्रोचमेंट हो रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील कौशिक जी आपका और यूके देवनाथ जी आपका, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा कंचन। और ये तस्वीरें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की है, तस्वीरें यहां पर अस्थायी निर्माण की है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो संपर्क टूटा हुआ है उसे जोड़ने की जो कोशिश है वो की जा सके है। तो एक एक करके लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जो रेस्क्यू चल रहा है वो आपने देखा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल से आ रही है। हिमाचल के किन्नौर में भीषण तबाही हुई है, बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि पुल जो है बाढ़ में बह गया है। राहत और बचाव की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से बड़ा हादसा, बाढ़ जैसे हालात। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कैलाश यात्रा पर गए करीब 450 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। बड़ी खबर हिमाचल के किन्नौर से आ रही है, जहां पर भीषण तबाही हुई है। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे वहां पर हालात बने हुए हैं। तस्वीरें देखिए, आवाज सुनिए, डरावनी तस्वीरें, डरावनी आवाज। किन्नौर में बादल फटने के बाद तबाही का जो मंजर है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि जो यात्री कैलाश यात्रा पर निकले थे, 450 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने का अभियान जो है वो लगातार जारी है। इंदौर की तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की, और देखिए कि किस तरह से जो फ्लो है पानी का वो नीचे की तरफ जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। किन्नौर में बादल फटने से ये तबाही आई है और लकड़ी के अस्थायी पुल जो है वो बह गए हैं। फिलहाल जान माल की किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ है। इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं कैलाश यात्रा पर गए करीब 450 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने का जो अभियान है वो जारी है। लेकिन देखिए कितनी तेजी से ये जो मलबा है और पानी है वो नीचे की तरफ आता है, और रास्ते में जो कुछ उसके सामने आता है उनको बर्बाद करता हुआ, तबाह करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर है वो इसमें दिखाई दे रहा है। तो लगातार तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने से भरी तबाही हुई है। चाहे उत्तराखंड और हिमाचल हो, हर तरफ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। इसी के साथ हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।